नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे उपसर्ग टॉपिक के ऊपर। कौन सा टॉपिक चल रहा था? उपसर्ग चल रहा था। और उपसर्ग पर 3 या 4 क्लास हो चुकी है, 4 क्लास हो गई है ना। अब जो उपसर्ग टॉपिक चल रहा है, तो उपसर्ग में ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्गों का वैसे निश्चित कोई प्रकार नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भाग कौन कौन से? एक तो संस्कृत के उपसर्ग लिखे हमने। कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और एक हिंदी के उपसर्ग। किसके? हिंदी के उपसर्ग, जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और एक हमने लिखे हैं संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय होते हैं और हिंदी में उनको उपसर्गों की बात ही प्रयोग में लेते हैं। एक ये, और एक विदेशी उपसर्ग। कौन से? विदेशी उपसर्ग। इनकी संख्या फिक्स नहीं है, इनकी संख्या फिक्स नहीं है, इनकी संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन संस्कृत या तत्सम जो उपसर्ग होते हैं, इनकी संख्या फिक्स है। कितनी? 22 होती है। और ये 22, क्योंकि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, तो ये 22 शब्दांश आपको याद होने चाहिए। अब ये 22 होते कौन कौन से हैं? देखो, अति, अधि, अपि, अभि, अनु, औ, अप। ठीक है। इसी प्रकार आ, उप, उत। उत ना मिले तो उद मिल जाएगा। फिर दुर, दुस, नि, निर, निश, प्रा, नहीं प्र, प्रा, प्री और प्रति। पी, टू और शम। यही है। अब इसमें से हमने बताना अब ना। अति पढ़ लिया, अधि पढ़ लिया, अपी पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया। हाँ ना बोलना, देखना, चेक कर देना। अनु, औ, औ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले औ ही लिखो। आप लिखो औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और औ का अर्थ लिखो। नीचा, बुरा, हीन। लिख लिया? निश्चय। अब औ उपसर्ग से बनने वाले जो उदाहरण है वो लिख लें आप। अवाप्त, अवाप्ति, अवकाश, अवज्ञा। गेट खोलना उधर। अवज्ञा, अवगुण, अवगुंफन, अवगुण, अवधान, अवतरण। अवान्तर भी लिख सकते हो आप। अवान्तर। लिख लिया? अब इनमें आपको करना क्या होता है? केवल शब्द ही तो अलग करना है,
या उपसर्ग अलग करना है? बताओ, अवाप्त में कौन सा उपसर्ग? अभी तो बता दोगे, आपका अ उपसर्ग पढ़ा रहा हूं तो औ, लेकिन किस में कैसे जुड़ा है? हाँ, पूनम बहन जी बताएगी। पूनम बहन जी बताओ, इसका टुकड़ा क्या करें? औदन आप्त, कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? दीर्घ स्वर संधि का नियम काम कर रहा है। यहां पर औदन आपती, कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? दीर्घ। इसमें सीधा सीधा हुआ है औदन कास, इसमें औदन ज्या, इसमें भी सीधा सीधा औ दिख रहा है, औदन गुम्फन, इसमें भी औदन गुण, इसमें इसमें दीर्घ संधि हो रही है औदन। बताओ क्या बनेगा? अंतर। इसका क्या बनेगा? औ सीधा सीधा दिख रहा है और इसमें भी सीधा सीधा औ दिख रहा है। उधर बैठने वाले के तो ये समस्या ही है। देखिएगा, तो औ हो गया, अप वाले लिख लिए थे। अरे आना तो बोलो रे। अप वाला हो गया, आ वाला हो गया, उप वाला हो गया, उत और उद, दुर, दुस, निर, सॉरी नी, निर, निश, हो गया। प्र, प्रा, परी, प्रति, पी। हाँ जी। है? अच्छा, दुर नहीं हुआ था? दूर तो मैंने पहले पढ़ाया होगा, दूर और दुस्त तो साथ में पढ़ाता हूं मैं। एक बार देख लो, दूर नहीं हुआ तो दूर पढ़ा दूंगा मैं। नहीं पढ़ाया? चलो लिख लो, दूर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। जब भी तो कोई सा बच गया, जब भी तो एक तरफ से ले रहे हैं हम। कोई नहीं, जो भी बच गया है मैं करा दूंगा, है ना, टेंशन ना ले आप। जो ये 22 उपसर्ग है ना, इनकी तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, एक एक को करवाऊंगा हल। बाकी फिर जो तद्भव वाले हैं, विदेशी वाले हैं, उनकी तुम टेंशन लेते रहो। दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, सबसे पहले दुर का अर्थ लिखो, कठिन, बुरा या विपरीत। कठिन, बुरा, विपरीत। ये तो हो गया क्या? इसके अर्थ। अब लिख लो इसके उदाहरण। सबसे पहले तो लिखो दुर्जन। हाँ ध्यान रखना, अब ये जो दुर्जन शब्द है ना, ध्यान दीजिए, दुर्जन शब्द को अगर हम उपसर्ग के अनुसार खंड करते हैं तो क्या होगा? इसका टुकड़ा दुर प्लस जन हो जाएगा। लेकिन यही दुर्जन को अगर हम संधि नियमों के अनुसार टुकड़ा करते हैं तो क्या होगा? दु विसर्ग जन। अब आपसे पूछा जाए कि दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है दुर। और दुर विकल्प में ना मिले, दुर विकल्प में ना मिले तो किसको मानोगे? दु को। और दोनों मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको दोगे? दुर को दोगे। समझ गए? तो लिखिएगा, दुर्जन का कर लिया आपने, और लिखो दुर्भि संधि। मैं शब्द बोल रहा हूं, आप लिखें। दुर्भि संधि, दुर्भेद्य। मैं शब्द बोलूंगा, आप लिखेंगे, आप हल करेंगे, और फिर नहीं होते तो मुझे बताएंगे, फिर मैं मदद करूंगा आपकी। दुर्भेद्य, दुर्गंध, दुर्गंध, दुर्वचन, दुर्गुण, दुराचरण, दुराग्रह, दुर्बुद्धि, दुर्वचन, दुर्लभ,
दुरुपयोग करो इनको अलग अलग। पहली बात तो मैंने शब्द बोले तो आपको शब्द शुद्धि बड़े सही होगी आपकी, अगर सही लिखोगे तब तो, और अगर गलत लिखोगे तो फिर गलत ही आप इसका खंड करोगे। और ध्यान देना, इसका खंड दोनों प्रकार से करना है, संधि नियमों से भी करना है और उपसर्ग नियमों से भी करना है। उपसर्ग के अनुसार जैसे आपने लिखा, माना कि दुर्जन शब्द लिखा है तो दुर प्लस जन तो कैसे हुआ, उपसर्ग के अनुसार, और दो विसर्ग जन विसर्ग संधि के अनुसार हुआ है, तो दोनों टाइप से आपको खंड करने हैं। हाँ जी, आप अभी लिखें फिर मैं लिखाऊंगा। आपको अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना, क्योंकि नहीं तो अभी तो कई बंधुओं का सही होगा। हाँ खुशबू बहन जी, हो गए सारे कर लिए? विसर्ग वाले नहीं हो रहे क्यों? अच्छा बहाना है, तो नहीं आए तो आजकल तो सुविधा है भाई, आजकल तो सुविधा है पूरी। ये बहाना तो अब लगाना ही मत, ध्यान रखना कि सर हम कल नहीं आए थे। कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर भी तो मिल रहा है भाई। चलो शब्द बोलो, कौन बोलेगा? हाँ प्रियंका बहन जी, शब्द बोलो। दुर्भिसंधि, देखो भाई पहली बात तो दुर ही ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? अब मैं उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा कर रहा हूं अभी तक। किसके अनुसार कर रहा हूं? उपसर्ग के अनुसार। दुर धन अभी प्लस सम प्लस, इस प्रकार इसका टुकड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अब मैं इसको संधि के अनुसार टुकड़ा करता हूं, विसर्ग संधि के अनुसार। तो दु विसर्ग अभिसंधि, क्या होगा? अभिसंधि। और फिर यहां पर कैसे टुकड़ा होगा? अभी प्लस संधि, और इस संधि का टुकड़ा कैसे होगा? सम प्लस धी। अब ये यहां पे जो जुड़ा हुआ है ना सम उपसर्ग, ये संधि नियमों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ संधि भी है और उपसर्ग भी है, और दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों में सेम ही होगा, उपसर्ग में भी सेम होगा और संधि टॉपिक में भी सेम चलेगा। तो इसको लिख लो पूरा जैसे मैंने लिखा वैसे ही, आपके पास इतनी जगह ही नहीं होगी है ना। कोई शब्द आता है ना उसका पूरा पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। चलो अगला शब्द बोलो। है क्या? दुर्भेद्य, दुर्भेद्य क्या है? दुर्भेद्य। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी अगर किसी विद्यार्थी ने लिखा है तो उसका भी गलत नहीं है, सही है ना। चलो इसका टुकड़ा करते हैं उपसर्ग के अनुसार। भेद्य क्या बनेगा? भेद्य। और अगर संधि के अनुसार तू विसर्ग भेद्य हो जाएगा। अगला शब्द बोलिए। दुर्गंध, दुर्गंध ऐसे लिखा है, तो क्या होगा इसका उपसर्ग के अनुसार? दुर्ग, अरे उपसर्ग के अनुसार, और संधि के अनुसार
दो विसर्ग दंत हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलो। कोई शब्द मत खा जाना, तुमसे हल नहीं हुआ और तो तुम सोचोगे रहने दो, नहीं बताते हैं। दुर्वचन क्या होगा इसका? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गलत लिखा है। दुर्वचन है ना, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका टुकड़ा क्या होगा उपसर्ग के अनुसार, और यहाँ पे कैसा होगा? दो विसर्ग वचन हो जाएगा। अगला दुर्गुण, दुर्गुण हो जाएगा, इसमें दुर उपसर्ग है और गुण में हो जाएगा। और अगर उपसर्ग के अनुसार पढ़ेंगे तो दो विसर्ग गुण हो जाएगा। हाँ? थोड़ा जोर से बोले आप। दुराचरण, दुराचरण, ध्यान देना, उपसर्ग के अनुसार दुर धन आचरण, और आचरण का टुकड़ा कर दो आदनचरण। उपसर्ग के अनुसार संधि के अनुसार आचरण हो जाएगा, ये संधि के अनुसार है। और ये किसके अनुसार है? उपसर्ग के अनुसार। आगे बोलो। दुराग्रह, दुर धन आग्रह हो जाएगा। और विसर्ग संधि के अनुसार आग्रह हो जाएगा, ये होगा। आगे बोले। दुर्बुद्धि, बुद्धि में ये छोटा आता है कि बड़ा आता है? अब देखो, दुर प्लस बुद्धि, अगर संधि के अनुसार देखेंगे तो ये हो जाएगा। आगे बोलो। दुर्वचन, दुर्वचन तो करा दिया ना। हाँ, दो बार बोल दिया हो। हाँ, दुर्लभ, दुर्लभ, तो दुर प्लस लब, विसर्ग संधि के अनुसार। हाँ लक्ष्मी बहन जी, कौन संधि का नियम काम कर रहा है दुर्लभ शब्द में? विसर्ग संधि का कौन सा नियम? जल्दी बोला करो जल्दी। पता नहीं, अरबे से कर रहे हो जबरदस्ती। दो विसर्ग लब कहाँ से लेके आए हो? रह रह कहाँ से लाए हो? विसर्ग संधि के नियमों के अनुसार। तो विसर्ग संधि का कौन सा नियम? हाँ बहन जी बोलो। हाँ, छठा नियम, तो सातवां। हाँ पीछे तीनों, दोनों। हाँ। हम्म, ये नया नियम तो मैंने आज तक ही नहीं पढ़ा है ऐसा, तो है ना। विसर्ग से पहले अ आ के अलावा कोई सा भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में सगोष वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? र हो जाता है। वो वाला नियम काम कर रहा है, शायद छठा नियम, शायद, क्रम का पता नहीं है। आगे बोलो। दुरुपयोग, ये संधि के नियम तो ऐसे रट गए ना, कभी पूछ लो आप कोई सब नियम किसी भी संधि का, लगभग 49 नियम है, पूरे याद है। और मैं चाहता हूं अगर मुझे याद है तो मेरे सारे विद्यार्थियों को भी याद होने चाहिए। दुर धन उपयोग, विसर्ग संधि के अनुसार क्या होगा? दो विसर्ग उपयोग हो जाएगा। आगे बोलें। खत्म हो गया? कितने उपसर्ग हो गए बताओ? 21 हो गए। कौन सा बच गया? एक बचा है, लिखो। हाँ हाँ, आ प्लस ग्रह हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ग्रह का मतलब ग्रहण करना। और कल आपने एक पूछा था ना वो अंजन शब्द, अंजन का सूरमा भी होता है एक अर्थ।
अंजन का मतलब आंखों आंखों की जो कोर होती है उसको श्याम वर्ण का करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे भी अंजन कहते हैं। और ध्यान देना, नहीं, काजल भी होता है, काजल भी होता है, काजल भी तो यही काम करता है, आंखों को काली करने का काम ही तो करता है। अरे तो जो भी होता है इतना तो मुझे प्रॉपर पता नहीं है, आंखों में लगाते हैं सुरमा को भी तो, ठीक है ना। अब देखो अंजन, इस बातें नहीं करने का, बातें मत करो, डिस्टर्ब मत करो, आपको पता है क्लास कैसी है। अन धन जय, अन धन जन, अगर इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या होता है, अन धन जन होता है। अन एक नकारात्मक उपसर्ग है, क्या है, नकारात्मक उपसर्ग। जन मतलब क्या होता है, लोग, जहां लोग नहीं रहता है, अनजन जंगल के लिए भी आता है। अब बताओ, अन मतलब नहीं, जन मतलब लोग, जहां लोग नहीं रहते हैं उसे क्या कहते हैं, अंजन। अंजन का मतलब सूरमा भी होता है, अंजन का मतलब काजल भी होता है, और अंजन का मतलब जहां लोग नहीं रहते हो ये भी होता है। और मैंने कल आपसे कहा था अंजन एक अनेकार्थक शब्द है, एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। क्या लिख रहे थे हम, जन पे आगे टू, तो आप लिखिएगा टू उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और सु का अर्थ लिखो अच्छा, सरल। सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा, सरल, सुंदर भी होता है, ये सब इसके अर्थ निकले। आपको पता उपसर्ग संधि नियमों से भी जुड़ सकता है और स्वतंत्र रूप से भी जुड़ सकता है। तो सबसे पहले तो लिखो सुदर्शन, सुदर्शन, और फिर लिखो स्वच्छ, स्वच्छ, फिर लिखो स्वागत, फिर लिखो सुगम, सुलभ, सुलभ कॉम्प्लेक्स होता ना, सुलभ, सुगंध, सुपुत्र, सुमति, सुरति, सुकवि, सुमार्ग, स्वस्ति, स्वस्ति, सुचारू, सुगम लिखा दिया था क्या, सुगम, ठीक है, इन करो, हल करो। संधि के बाद में अगर हम उपसर्ग टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो संधि के काफी नियमों का रिवीजन हो जाता है, होगा, और किस किस का होगा भाई, होगा, हो ही गयो। तो मतलब अपना होता है, तो बनेगा, नहीं, स्वार्थ जो होता है उसमें आप कह रहे हो कि सू से बना सकते, थोड़ा तो अंतर होता है, अभी बताते, टेंशन ले, हाँ, सबने लिख लिए, चलो,
शब्द बोलते रहो, पोस्टमार्टम करते रहते हैं हाथों हाथ। बोलो। सुदर्शन तो मैंने कर दिया पहले ही। सुदर्शन का सु प्लस दर्शन सीधा सीधा स्वतंत्र रूप से जुड़ा है। स्वच्छ, सुदन अच्छ, बताओ कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? यण संधि। अगर यण संधि आपने पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं होगी स्वच्छ में। और बोलो। स्वागत, स्वागत। अब देखो, अब आप कह रहे हो सर इसका सौ प्लस आगत भी तो हो सकता था। सौ का मतलब क्या होता है? खुद का। खुद भी तो आता है। आगत का मतलब स्वागत थोड़ी होता है, आना होता है। और सौ मतलब खुद आना। नहीं, मैंने आपको अलग अलग अर्थ की बात करी है। जब आपने सौ प्लस आगत की बात करी है कि सर सौ प्लस आगत भी तो हो सकता है, चलो आपका नहीं तो दूसरे विद्यार्थियों का भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें हम स्वागत भी तो कर सकते हैं, अभी देखेंगे उस पर भी बात करेंगे। तो भाई सौ प्लस आगत हो सकता था, लेकिन वो डिपेंड करता है वो एग्जामिनर किस टाइप का सवाल देके पूछ रहा है, विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपसे वो पूछ रहा है, जैसे स्वागत शब्द उसने बाई चांस दीर्घ संधि में दे दिया। किसमें दे दिया? दीर्घ संधि में। तब हम सौ प्लस आगत कर सकते हैं, लेकिन यण संधि में देगा तो वहां सौ प्लस आगत नहीं कर सकते, वहां सु प्लस आगत करना ही पड़ेगा हमें, और ऊ की जगह पे वह बनाना ही पड़ेगा, तब जाके नियम काम करेगा, नहीं तो नियम ही नहीं लागू होगा। तो यहाँ पे सु प्लस आगत होगा। और स्वागत देखो किसे कहते हैं। स्वागत का जब ये शब्द बनता है लास्ट में जाकर, तो फिर स्वागत का अर्थ क्या होता है? सु मतलब अच्छा, आपका आना जो अच्छा लगता है उसको ही क्या बोलते हैं? स्वागत। कहते हैं ना आप आए, हमें अच्छा लगा, आपका स्वागत है, वेलकम। तो इसलिए यहाँ पे सु का प्रयोग किया गया है। सौ का प्रयोग इसलिए नहीं किया, सौ का मतलब होता है अपना, निज, खुद का, इसलिए नहीं आता है। अच्छा, जो स्वार्थ शब्द है, अब आप कह रहे हो सर इसका सुधन अर्थ होगा या फिर सौधन अर्थ होगा? तो बंधु, तो सौ प्लस अर्थ है ना, इसका सु प्लस अर्थ कैसे हो सकता है? क्योंकि चलो आप कर भी देते इसको, तो फिर इसका बनता स्वर्थ। अ जुड़ेगा ना वह में, तो आ थोड़ी जुड़ जाएगा, तो हो ही नहीं सकता स्वार्थ, तो यण संधि में जा ही नहीं सकता। ये जो स्वार्थ शब्द है ये किस में जाएगा? दीर्घ संधि में जा रहा है। आप नियम भी तो देखो उधर भी तो। उपसर्ग कैसे पूछेगा? नहीं, परिवर्तन तो कर रहा है, तो आपको सौ बताना पड़ेगा, फिर अगर ये देता तो सु नहीं बताना पड़ेगा वहां पर। हाँ, और मैंने कहा ये हिंदी वाले जो होते हैं उनका निश्चित अर्थ नहीं होता है। संस्कृत के अव्यय जिनका हिंदी में प्रयोग होता है उनका संख्या भी फिक्स नहीं है, और उपसर्गों का तो अर्थ ही फिक्स नहीं है। आगे बोलो। हाँ, बाकी सु नहीं करना, और संधि पूछे तो दीर्घ बतानी, और इसका संधि विच्छेद करना तो सौधन अर्थ कर देना। बोलो। है? लेकिन देखो मैंने सौ उपसर्ग आपको कहीं पर भी संस्कृत के उपसर्गों में नहीं लिखाया, अन्य उपसर्गों में आ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सर जो आगे जुड़ते हैं शब्दांश, शब्द है सब, भाई सौ है ना एक शब्दांश है, कह सकते हैं हम, नो डाउट, क्योंकि पहले जुड़ रहा है और अर्थ में भी चेंज कर रहा है, तो फिर हो सकता है वो उपसर्ग के उस उपसर्ग का काम कर सकता है वो, और उपसर्ग का काम करेगा तो उपसर्ग है। हाँ, बोलो। सुगम, सु प्लस गम। हाँ? सुलभ, सु प्लस लब। सुगंध, सु प्लस गंध। सुपुत्र, सुधन पुत्र। सु प्लस मति, सु प्लस कवि। छुड़ती नहीं है, वो सुरति है। सु प्लस रति। हम्म। सुमार्ग, सु प्लस मार्ग है। हाँ? स्वस्ति हो गया था, वो तो मैंने करा दिया था कहीं कहीं। ये रहा स्वस्ति, सुधन अस्थि। आगे बोलो। सु प्लस चारु हो गया।
इसी प्रकार ये हिंदी सॉरी संस्कृत के जो 22 उपसर्ग थे ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ हाँ, देखो मेरी बात सुनो। आपका एक शब्द है सुमन। अर्थ तो इसको देखो, इस शब्द को अलग अलग कर सकते हैं हम। देखना, सु मतलब अच्छा। मन तो जानते हो आप, मन का मतलब मस्तिष्क भी होता है वैसे होने को। ठीक है, जिसका मन अच्छा है उसको क्या कह सकते हैं आप? सुमन। लेकिन सुमन एक पुष्प के लिए भी आता है, तब फिर इसका अर्थ नहीं बनेगा। किसने किसने कहा कि फिक्स अर्थ है? सुनना मेरी बात। सुमन जो, अब मैं इसका भी अर्थ निकाल सकता हूं। देखो, जो मन को अच्छा लगता है, फूल अच्छा नहीं लगता है क्या? बस तो फिर नहीं, दुर्मन नहीं बोल सकते, लेकिन अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। फूल कोई सा भी हो सकता है। और भी अच्छा लगता है ना? नहीं तो आपने शब्द लेकर आए हो आप आप मेरी बात सुन ले। एक शब्द होता है कमल। क्या होता है? कमल का एक पर्यायवाची होता है सरोज। क्या होता है? इसका टुकड़ा करते हैं तो हम सरय धन ज होता है। सर का मतलब तालाब होता है, और जय का मतलब जन्म लेना होता है। जो तालाब में जन्म लेता है उसको हम कमल कहते हैं। क्या तालाब में केवल कमल ही जन्म लेता है? और कीड़े मकोड़े मछली और भी तो जन्म लेते हैं। तो उनको हम क्यों नहीं, हाँ हो गए कुछ शब्द रूढ़ हो गए इसलिए। बाकी देखो, रूढ़ होने वाली बात अलग है। रूढ़ होने वाली बात अलग है। आप मेरे से अर्थ पूछ रहे हैं उस शब्द का, उस शब्द में उपसर्ग जुड़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं मेरे से। मैंने उपसर्ग जोड़ दिया उसमें। तू प्लस मन, सब तो अलग अलग हो रहा है ना भाई। ठीक है बंधु। अब हम पढ़ेंगे अन्य जो उपसर्ग है ना वो, क्योंकि संस्कृत वाले उपसर्ग तो कंप्लीट हो गए। जिनको भी याद नहीं है वो पहले इस 22 उपसर्गों को याद करना, और फिर इनके जो मैंने उदाहरण करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करना, और अन्य स्रोत जो भी आपके पास है उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे, ऐसे हेडिंग डालो, संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के अव्यय जो हिंदी में उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हो, प्रयुक्त होते हो। अब संस्कृत में तो अव्यय कहते हैं, हिंदी में तो क्या बोलेंगे इनको? उपसर्ग ही बोलेंगे। अब चक्कर ये पड़ेगा कि आप, मैं फिर बता रहा हूं, आपको उपसर्गों की जो संख्या है ना केवल 22 ही याद रखनी है। और 22 कौन से वाले? संस्कृत वाले। आप गलती मत करना, विदेशी, तद्भव और ये जो संस्कृत के अव्यय हिंदी में उपसर्गों की बातें यूज होते हैं इनको याद करने की, पढ़ना जरूर पर याद मत करना इनको। ठीक है, नहीं तो इतना भयंकर मिक्स होगा कि संस्कृत के 22 भी पूछ लेना आपसे, वो भी भूल जाओगे आप। तो 22 ही याद करो बस, बाकी को तो पढ़ो केवल। तो इसमें इनकी संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्रम तो डाल ही ले भाई, कितने हो गए वो तो पता होना चाहिए ना। तो एक नंबर पे लिखो अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब देखो, आप अ पढ़ लोगे ना तो फिर आप सोचोगे अ संस्कृत में भी होता है, बल्कि संस्कृत में अ नहीं होता, वहां होता आ। अनु मिलेगा आपको, अप मिलेगा, औ मिलेगा, अति मिलेगा, अधि मिलेगा, लेकिन अ नहीं मिलेगा वहां पर। तो किससे? अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अर्थ लिखो इसका, अभाव, अभाव लिखो। ये एक नकारात्मक उपसर्ग है। कैसा है? नकारात्मक। निषेध बोधक कह सकते हैं आप, है ना।
इसके उदाहरण लिखो आप। अवैतनिक, अस्थिर, स्थिर, अक्षम्य, अक्षम्य, अजर, अव्यय, अव्यय, अप्रत्याशित, मदद करना भाई, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, हटू, करो करो जुगाड़, चार चार हो जाओगे आराम से। थोड़ा मेरा उस बॉक्स का ध्यान रखना, तू कर दे, मैकेनिक बन जाए यूं खींच खींच के, बदला निकाले सर से, परेशान कर रहे हो उसका। लिख लिया भाई? देखो ये तो बहुत सरल ही है, वैसे क्या है इसमें? अवैतनिक में कौन सा उपसर्ग है? अ प्लस वैतनिक, अ प्लस वैतनिक। अब इस वेतन में एक मात्रा आती है, वैतनिक में डबल आती है, एक प्रत्यय जुड़ा है, लेकिन मैं प्रत्यय पढ़ा ही नहीं रहा हूं तो अभी क्यों फालतू लोड दूं आपको। वेतन में एक जोड़ा तो वैतनिक बन गया, और अ जोड़ दिया तो, देखो वेतन का मतलब क्या होता है? जो भी आपको तनख्वाह वगैरह मिलती है, जो भी पेमेंट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? एक प्रकार से वेतन कहते हैं। जो भी नौकरी करते हैं वेतन मिलता है ना अपने को, और एक प्रत्यय जोड़ देते हैं उसमें, तो वेतन से संबंधित। वैतनिक का मतलब क्या होता है? वेतन से संबंधित। और अ जोड़ दिया तो जिसका संबंध वेतन से नहीं है, अवैतनिक। कई बार काम करवाते हैं, अवैतनिक अवकाश भी लेते हैं, वेतन नहीं चाहिए, अवकाश चाहिए बस। या कोई कार्य करते हैं आपसे, अवैतनिक कार्य भी तो करवाते हैं कई लोग, एक प्रकार से वो बेगार में आ जाता है, बेगार वाले को अवैतनिक कह सकते हो आप। आगे बोलो। है, अ प्लस स्थिर हो जाएगा, अधन क्षम्य हो जाएगा, अक्षम्य हो जाएगा। अजर, अ प्लस जर हो जाएगा। जर मतलब जर का मतलब होता है वृद्ध, अ मतलब नहीं। जो वृद्ध नहीं होता वो क्या होता है? अजर। और कौन बूढ़े नहीं होते हैं? देवता बूढ़े नहीं होते हैं। तो अजर शब्द एक देवताओं के लिए रूढ़ हो चुका है। आगे बोलो। है, अव्यय, तो अव्यय में दो उपसर्ग है, अ और वी, लेकिन वी संस्कृत वाला है। आगे बोलो। अ प्रत्याशित, ध्यान देना, अ प्लस, एक मिनट, प्रत्याशित, और प्रत्याशित को तोड़ेंगे तब देना। अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ। प्रति, धन, आशा, इत, इत तो इसमें क्या है? प्रत्यय। आशा शब्द में प्रति जुड़ा तो प्रत्याशा बनता है, और इत जोड़ दिया तो प्रत्याशित, और अ जोड़ दिया तो अप्रत्याशित। आगे बोलो। हो गया? आशा मूल शब्द है। हो गया? अगला लिखो। है के नीचे क्या लगाना? अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ये संस्कृत से आए हैं वैसे वैसे, है ना? अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और अन का मतलब होता है, बिना भी हो सकता, अभाव, रहित,
ये भी एक प्रकार से नकारात्मक उपसर्ग है, ध्यान रखना। ऐसा उपसर्ग है, नकारात्मक उपसर्ग, लिखो यह भी नकारात्मक उपसर्ग है। इसके उदाहरण लिखो आप। अनंत, अनंत लिख लिया। अनादि, अनर्थ, अनंतर, अनाशक्त, करो अलग, अनाशक्त, अनाशक्त। लिख लिया। हाँ सब बोलना। अनंत, तो अनंत हो गया ना, अनंत अनंत, इसको क्या बोलना है? अनादि। देखो अनादि शब्द आपने ऐसा ही लिखा है, सभी विद्यार्थियों ने ऐसा ही लिखा है। हाँ लास्ट वाला बंधु। अनादि में कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? दीर्घ संधि। गुड। रुक जा। एक तो नए ऐसा होता है, एक नए ऐसा होता है। एक तो नए ये है, एक नए ये है। इसका मतलब तो केवल नहीं है, इसका मतलब होता है न और अ। अब बताओ इसमें अ कहाँ आ रहा है? अ कहाँ आ रहा है? यहाँ पे व्यंजन आ रहा है पहले तो, और बाद में क्या आ रहा है? स्वर। एक तरफ स्वर है, एक तरफ व्यंजन है। स्वर संधि में तो दोनों तरफ क्या होते हैं? स्वर होते हैं, तो फिर स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती। अब जब स्वर संधि नहीं हो सकती तो दीर्घ तो बहुत दूर की बात है। तो गड़बड़ हो गया था मामला। हाँ सीताराम बताएगा। बता, कौन संधि का नियम काम कर रहा है? संधि नहीं है तो क्या है? संयोग है। वर्ण मिल रहे हैं पर विकार नहीं हो रहा, तो संधि नहीं होकर संयोग हो रहा है। और कौन से नियमों के अनुसार संयोग हुआ है? उपसर्ग के नियमों के अनुसार क्या हुआ है? संयोग हुआ। क्योंकि अनुपसर्ग होता है। इसका क्या हो जाएगा? ये तो हो गया ना अनादि। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ, प्रारंभ, प्रारंभ। अच्छा एक आदि का मतलब, हाँ, आप भी सही बता रहे, आदि और इत्यादि भी होता है, बिल्कुल सही है वो, और भी यहाँ सही, ये भी होता है। और आदि का मतलब प्रारंभ भी होता है, आदिकाल से, आदिवासी। आदि, 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 आदि। मेरे जैसे ने कहीं ने तो ऐसा आदि लिख लिया होगा। दो बीमारी होती है, एक तो आदि होती है और एक व्याधि होती है। शरीर से संबंधित कोई बीमारी होती है, शारीरिक कोई रोग होता है, तो वो क्या होता है? व्याधि होता है। और कोई मानसिक पीड़ा होती है, मानसिक रोग होता है, तो क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब तो मानसिक रोग कोई। इस आदि का मतलब है भाव। ना 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 ना। तो अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। अरे गलती हो जाती है इंसान से यार, माफ करो। हाँ सॉरी, मानवी भूल होगी, इसका मतलब है वो। आप इसका आदि, इसका होता है। और इस आदि का मतलब तो होता है अभ्यस्त है। दारू पीने का आदि है, रोता पीने का आदि है, तो इसका मतलब अभ्यस्त। और इस आदि का मतलब प्रारंभ या शुरुआत, आरंभ। ठीक है ना? चलो इधर आ जाते हैं। हाँ अगला बोलना।
अनर्थ, अन धन अर्थ हो जाएगा, अनर्थ है। अनासक्त हो गया, अन धन आसक्त, अनंत हो गया, अन प्लस अंत हो जाएगा, हो गया। अनंतर तो लो, अनंतर लो, अन प्लस अंतर, अंतर हो जाएगा। हाँ, अनुदित शब्द है। अन प्लस उदित, सब हो रही है, संधि उपसर्ग सब जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलो, नहीं तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और बाकी जो भी बच जाता है नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।